एक समय की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में सरस्वती अपने बेटे चिन्मय के साथ रहती थी। सरस्वती के पति को गुजरे हुए 10 साल बीत गए थे। तब से सरस्वती गांव में छोटे मोटे काम करके अपना और अपने बेटे का गुजारा करती थी। अब चिन्मय लगभग 15 साल का था। अम्मा, मैंने एक काम ढूंढ लिया है। कैसा काम? लकड़ियाँ काटने का काम। पर बेटा, उसके लिए तो तुमको जंगल जाना होगा। हाँ माँ। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। मेरे साथ और भी लोग हैं जो जंगल जाएंगे। और ये देखो, मेरे पास कितनी बड़ी कुल्हाड़ी है। कोई जंगली जानवर मेरे पास तक नहीं आ पाएगा। अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ अम्मा, आप चिंता ना करें। अगले दिन से चिन्मय बाकी लकड़हारों के साथ जंगल जाने लगा। लकड़हारों ने उसे पेड़ काटना सिखाया। वो भी जल्दी जल्दी काम सीख रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बरसात के मौसम में एक दिन चिन्मय अकेले ही जंगल आया। वो लकड़ियां देख रहा था तो सारी लकड़ियां गीली थीं। ये सब तो गीला है, थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ। चिन्मय घने जंगलों में पहुंच गया। वहाँ अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक झाड़ियों में जा पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक लड़की अटकी हुई थी और रो रही थी। अरे 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 अरे, तुम यहाँ कैसे अटक गई? चिन्मय ने उस लड़की को खींचा तो उसने देखा कि उस लड़की के पंख भी हैं। ये क्या, तुम्हारे पंख? हाँ, मैं परी हूँ। पहली बार धरती लोक घूमने आई थी। रात के अंधेरे में एक शेरनी मेरे पीछे पड़ी थी। मैं डर के मारे भागने लगी और यहाँ तक आ गई। मैं शेरनी से तो बच गई, पर तब से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। मेरे पंख भी घायल हैं। देखो। चिन्मय ने अपनी कुल्हाड़ी से झाड़ियां काट दी और परी को आजाद कर दिया। शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम मेरे साथ घर चलो। तुम घायल हो, इस हालत में उड़ भी नहीं पाओगी। और अगर तुम इस जंगल में रही तो किसी न किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाओगी। तुम मेरे साथ चलो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। पर तुम्हारे ये पंख, अगर इंसानों ने ये देख लिए तो? कोई नहीं देखेगा। परी ने जादू किया और वो परी से एक मामूली लड़की में बदल गई। अब चलो। चिन्मय परी को अपने साथ घर ले आया और घर जाकर उसने सब कुछ अपनी माँ को बताया। अम्मा, परी के ठीक होने तक हमें उसका ख्याल रखना ही होगा। हाँ बेटा, तू वैद्य जी के पास जाकर मरहम ले आ। नहीं नहीं, मरहम की जरूरत नहीं है। परियां अपनी खुद की शक्ति से ही ठीक हो जाती हैं। बस हमें खाना और आराम की जरूरत होती है अम्मा। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं सबके खाने का इंतजाम करती हूँ। परी वहीं लेट गई और चिन्मय और सरस्वती घर के बाहर आए। परी हमारी मेहमान है, हमें उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहिए। हाँ अम्मा। बेटा, हमारे पास पैसे भी तो नहीं है, पर ये ताजी सेंग की फलियां उगी हैं। सोचा था कुछ दिन बाद तेरे जन्मदिन पर बनाऊंगी, पर अब परी के लिए यही बना देती हूँ। हाँ अम्मा, जैसे आपको ठीक लगे। इन दोनों की सारी बातें परी ने सुन ली और उनके वहां से जाने के बाद परी ने सेंग की फलियों के पौधे पर जादू किया। सरस्वती ने सेंग की फलियों से स्वादिष्ट सांबर बनाया और चावल के साथ परी को परोसा। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, ये सेंग की फलियां मैंने खुद उगाई है ना। मैं जानती हूँ अम्मा। परी ने भोजन किया और उसकी शक्तियाँ बढ़ गई। फिर उसने खुद अपने आप ही अपने घावों को भर दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परी लोग लौट सकती हूँ अम्मा। आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। शुक्रिया। ये हमारा धर्म है बेटा। अम्मा, मैं आपको कुछ देकर जा रही हूँ। कृपया इसे स्वीकार कीजिएगा। आपके सेंग की फलियों के पेड़ जादुई बन चुके हैं। आप जितनी बार भी सेंग की फलियां निकालेंगी, ये उतनी बार उगेंगी। अब जितनी मर्जी उतना सांभर बनाकर खाइए। शुक्रिया चिन्मय, तुम बहुत अच्छे हो।
परी उड़कर वहां से चली गई। सरस्वती और चिन्मय बाहर आए और उन्होंने कुछ सेंग की फलियां तोड़ ली और वापस वहां नई फलियां उगाई। ये देखकर दोनों खुश हो गए। अब तो हम जब मर्जी सांभर बना सकते हैं चिन्मय। अम्मा, सांबर बनाकर बेच भी सकते हैं। हाँ। चिन्मय और सरस्वती ने ढेर सारी सेंग की फलियां तोड़ ली और उन फलियों से ढेर सारा सांबर बनाया और साथ में चावल भी पकाए। मैं ये सांबर चावल बेच कर आता हूँ अम्मा। सांबर चावल का डिब्बा लेकर चिन्मय बाजार पहुंचा। लोग उसका सांबर चावल खाते और उसे पैसे देते थे। उस दिन से सरस्वती रोज जादुई सेंग की फलियां तोड़कर उससे सांबर बनाया करती थी। चिन्मय इन सांबर चावल को बाजार में बेचता था। जादुई सेंग की फलियों से बना सांबर चावल चिन्मय और सरस्वती की आजीविका का साधन बन गया। उसके बाद सरस्वती कभी किसी के घर काम करने नहीं गई, ना ही चिन्मय लकड़ियां काटने जंगल गया। अब वो लोग सांबर चावल बेचकर ही अपना गुजारा कर रहे थे। केशव का कपड़ा बनाने का कारखाना था। इस कारखाने में 3 मजदूर काम करते थे, मूर्ति, भंवर और मुकेश। अरे मुकेश, इस हफ्ते कितना रोल कपड़ा निकला? मालिक 15 रोल। अरे लेकिन हर हफ्ते तो 16 रोल निकलते थे ना, तो इस हफ्ते एक कम कैसे? वो मालिक, मूर्ति पिछले हफ्ते लेट आ रहा था, इस वजह से वो हो सकता है। ऐसा? वो क्या इस कारखाने को अपने बाप का समझता है? जब मन किया मुंह उठाए चले आए। उसे बोल दो कि ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है मालिक। हालांकि सच ये था कि ना ही मूर्ति लेट आया था और ना ही उसने काम कम किया था। काम चोरी तो खुद मुकेश कर रहा था और इसका कारण था उसका नया मोबाइल फोन। जब मुकेश और भंवर काम करते थे तब मुकेश अपने फोन पे वीडियो देखते बैठा रहता था। अगले हफ्ते भी जब कपड़े का उत्पादन कम हुआ तो केशव भड़क गया। इस हफ्ते भी बस 15 रोल? क्या इस हफ्ते भी मूर्ति लेट आ रहा था? वो मालिक, हाँ। तो उससे बोल दो घर जाने के लिए। कल से उसे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है और तुम किसी दूसरे आदमी को ढूंढो जिसे काम की जरूरत हो और जो हमारा काम ईमानदारी से करे। ठीक है मालिक। मुकेश मूर्ति के पास गया। मूर्ति, मालिक ने तुझे काम से निकाल दिया है। अय्यो, पर ऐसा क्यों? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जी? गलती नहीं हुई, बस अब काम घटने वाला है तो मालिक ने लोग भी कम कर दिए। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पर तुम डरो मत, मैं तुझे कहीं और नौकरी दिला दूंगा। मूर्ति चिंतित हो गया। अब उसके परिवार का क्या होगा? अचानक नौकरी जाने से उसके सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मूर्ति घर लौटा। कल आपके डिब्बे में डोसा देने वाली हूँ जी। आपके दोस्तों को मेरे बनाए हुए डोसे बहुत पसंद है ना? अय्यो, अब डब्बे की कोई जरूरत नहीं जी। क्या मतलब जी? मतलब ये है कि मुझे काम से निकाल दिया है। अय्यो, पर क्यों जी? मालिक को लोग कम करने थे, इसलिए मुझे निकाल दिया। अय्यो, अब क्या होगा? अय्यो, मुकेश भाई ने बोला है कि वो कहीं और नौकरी ढूंढने में मेरी मदद करेगा जी। अब देखते हैं। आपको जल्दी दूसरी नौकरी मिल जानी चाहिए जी, वरना नंदिनी की स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? पुष्पा और मूर्ति दोनों उदास थे। घर का खर्च, बच्ची की स्कूल की फीस, ये सब वो कैसे भरेंगे, यही चिंता उन्हें सताए जा रही थी। अगले दिन मूर्ति कई जगह गया काम की तलाश में, पर कहीं भी उसे काम नहीं मिला। उसके हाथ केवल निराशा ही लग रही थी। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो कई कारखानों में भी गया पर कोई फायदा नहीं। क्या आपको नौकरी मिल गई? अरे नहीं जी, हर जगह वही मारा मारी है, कहीं भी कोई काम नहीं है जी। तो आप कोई छोटा मोटा व्यापार कर लीजिए। अयो, व्यापार करने के लिए मुझे आता ही क्या है? बस एक कपड़ा बनाना ही तो आता है, पर उसके लिए भी तो बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए जी। है क्या हम मिलकर कुछ काम कर सकते हैं जी? जैसे क्या? आप और आपके दोस्त
हमेशा मेरे डोसों की तारीफ करते रहते हैं। क्या हम लोग मिलकर डोसा बेच सकते हैं? वैसे सुझाव बुरा नहीं है जी। डोसे का ठेला डालने में खर्चा भी कम होगा और आमदनी भी होंगी है। कुछ नहीं करने से तो यही अच्छा है जी है? अरे वाह, मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ। अगले दिन गांव के चौराहे पे मूर्ति और पुष्पा ने अपना डोसे का स्टॉल लगा लिया। हे भगवान, हमारी मदद कर। स्टॉल खुलते ही वहाँ एक ग्राहक आया। एक मसाला डोसा मिलेगा क्या? हाँ हाँ, और देखते ही देखते काफी ग्राहक आने लगे। पुष्पा और मूर्ति दोनों बहुत खुश थे। पहले ही दिन उनका डोसे का व्यवसाय चल पड़ा था। भाभी, डोसा एकदम मस्त बना है। हाँ हाँ, वाकई में कमाल है। ग्राहक खुश थे और मूर्ति और पुष्पा भी। उस रात जब वो घर पहुँचे तो बहुत खुश थे। वो अपनी बच्ची के लिए चॉकलेट ले गए थे। ये देखो नंदनी, पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं जी? अरे चॉकलेट! नंदिनी ने पापा के हाथों से चॉकलेट ले लिया और उन्हें किस्सी भी दी। मूर्ति आज बहुत खुश था। अयो पुष्पा, आज हमने 1000 रुपए कमाए हैं जी। है? बाप रे, इतने! अब रोज मूर्ति नोट गिना करता था। जल्द ही उनकी गरीबी दूर होने वाली थी। अगले दिन जब मूर्ति और पुष्पा ग्राहकों को डोसा दे रहे थे, तभी गांव का रईस सेठ लालचंद उनके डोसे के ठेले पर पहुंचा। अरे रे सेठ जी, आप यहाँ? हाँ, तुझसे एक काम था। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। पूरे गांव को बुलवाया है। क्या तू इतने सारे मेहमानों के लिए डोसा बना पाएगा? लेकिन याद रखना, मेरा कोई भी मेहमान बिना डोसा खाए वापस लौटना नहीं चाहिए। लगभग 1000 लोग तो होंगे ही और सबको तेरा स्पेशल मसाला डोसा ही पसंद आएगा। याद रहे, लड़के वालों के सामने मेरी नाक ना कटे। ठीक है सेठ जी। है? एक मसाला डोसा के 20 रुपए, तो लगभग 1000 के हुए 20,000 रुपए। सेठ लालचंद ने मूर्ति को 10,000 रुपए दे दिए। ये 10,000 एडवांस है और 10,000 शादी के बाद ले लेना। ठीक है जी सेठ जी। सेठ जी के वहाँ से चले जाने के बाद 1000 मसाला डोसे मैं कैसे बनाऊंगी? अयो, लगता है हमें और लोगों को रख लेना चाहिए जी। पर फिर भी 1000 मसाला डोसा बनाना कोई मजाक का काम नहीं है, वो भी शादी के लिए। सोचो, कोई ऊंच नीच हो गई तो? शादी में अभी 1 हफ्ता है, हम कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। एक दिन के हमें 20,000 रुपए मिल रहे हैं, वो सोचो। मूर्ति और पुष्पा दोनों तरीके ढूंढने लगे जिससे वो लोग 1000 डोसे कुछ ही घंटों में बना सकें। सोते वक्त भी वो दोनों वही सोच रहे थे। अगर हम लोग 10 डोसा बनाने वाले रखे तो? तब भी एक बंदा 1 घंटे में बस 40 डोसे ही बना पाएगा। हाँ वो भी है, कुछ और है सोचता हूँ जी। अब सेठ की बेटी की शादी में बस 1 दिन बचा था। अब भी मूर्ति और पुष्पा तरीका ढूंढ रहे थे जिससे वो लोग 1000 डोसे बना सकें। अगर हम सारी रात बैठकर डोसे बनाएं तो? अयो, सुबह तक तो सब ठंडे हो जाएंगे जी और किसी को भी खाकर मजा नहीं आएगा। हे भगवान, अब तू ही हमारी मदद कर। और तभी उनके सामने तेज प्रकाश के साथ भगवान जी खुद प्रकट हुए। हे प्रभु, आपके साक्षात दर्शन करके हमारा जीवन सफल हो गया। मूर्ति, पुष्पा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। ये जादुई मसाला डोसा, इसे शादी में ले जाओ और 1000 डोसे बनाने का आदेश दो। मिनटों में ये 1000 डोसे तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद भगवान जी। मूर्ति और पुष्पा दोनों ने भगवान जी के सामने माथा टेका और भगवान जी अदृश्य हो गए। मूर्ति के हाथ में वो जादुई डोसा था। अगले दिन मूर्ति और पुष्पा मंडप में पहुँचे और उन लोगों ने अपना चूल्हा जलाया और फिर जब मेहमान आना शुरू हुए तो मूर्ति ने जादुई डोसा बाहर निकाला। दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़े।
ए जादुई डोसे, हमारी मदद कर, हमें 1000 मसाला डोसे दे दे। और कुछ ही पलों में उसके सामने 1000 मसाला डोसे थे। जैसे जैसे मेहमान आते जा रहे थे, वैसे वैसे मूर्ति और पुष्पा उनके हाथों में मसाला डोसा थमा रहे थे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल गरम है। और बहुत ही स्वादिष्ट भी। मेहमानों ने मसाले डोसे की बहुत तारीफ की और सेठ लालचंद भी बहुत खुश हुआ। शादी के बाद सेठ लालचंद मूर्ति और पुष्पा के पास पहुंचा। तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया। वैसे मुझे तुम्हें 10,000 देने थे, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। ये लो 20,000। 20,000 रुपए पाकर मूर्ति और पुष्पा दोनों बहुत खुश थे। फिर क्या था, जादुई डोसे की वजह से मूर्ति और पुष्पा ने बड़े बड़े शादी और पार्टीज के ऑर्डर लिए और कुछ ही दिनों में वो गरीब से अमीर बन गए। उनकी किस्मत चमक गई। तमिलनाडु के एक गांव में संध्या और उसका पति इडली बेचने का काम किया करते थे। संध्या का पति मनोज इडली बेचने में उसका हाथ बटाया करता था। मेहनती और काबिल होने के साथ साथ संध्या दयालु भी थी। कई बार तो लोगों को इडली फ्री में भी दे दिया करती थी। संध्या के पिता आयुर्वेद के बहुत बड़े वैद्य थे। इसी वजह से संध्या को भी जड़ी बूटी, पेड़ पौधे और सारे आयुर्वेदिक चीजों का पूरा ज्ञान था। संध्या दीदी, 1 प्लेट इडली सांभर दे देना, चटनी थोड़ी सी तीखी देना। इतनी तीखी चटनी क्यों? क्योंकि मुझे सर्दी है ना, इसलिए। संध्या तुरंत अपने बगीचे से एक जड़ी बूटी की पत्ती ले आई और उसने तीखी चटनी में डालकर उसे परोस दिया। जैसे ही उस लड़की ने अपनी इडली तीखी चटनी के साथ खाई, उसकी सर्दी झट से ठीक हो गई। अरे वाह, आपकी इडली तो जादुई है। इसमें आपने क्या क्या डाला है? मेरी सर्दी पूरी तरह से ठीक हो गई। इसमें बस एक जड़ी बूटी का पत्ता था और कुछ नहीं। यूं ही तुम दुनिया के मुफ्त में मदद करती रहोगी ना, तो क्लिनिक में बैठे डॉक्टरों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। बस थोड़ी सी मदद ही तो की है बेचारी की। सर्दी से परेशान थी इसीलिए, वरना आपको नहीं लगता मेरे पिताजी से सीखे जड़ी बूटी का ज्ञान ऐसे ही मेरे पास रहेगा? उसका कोई मतलब नहीं होगा। दोनों बहस करके घर जा ही रहे थे, तभी उनके बेटे ने कहा, माँ, मुझे स्कूल के टिफिन में इडली मत दो। मैं हमेशा इडली लेकर जाता हूँ। मुझे मेरे सारे दोस्त चिढ़ाते हैं। तुम्हारे बाकी सारे दोस्त टिफिन में क्या लेकर आते हैं बेटा? मेरे दोस्त सैंडविच और ब्रेड जैम लेकर आते हैं। तो एक काम करना, कल से तुम इडली सैंडविच लेकर जाना। तुम खुद भी खाना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। हुर्रे! मैं कल से इडली सैंडविच लेकर जाऊंगा। टोनी के जाते ही मनोज संध्या से पूछता है, वैसे भाग्यवान, इडली सैंडविच क्या होता है? ये तो बस मैंने यूं ही कह दिया। कल इडली ही दूंगी, बस कुछ पत्तियां डालकर। तुम भी ना कमाल करती हो। अगले दिन से संध्या फिर से अपनी इडली की दुकान खोल देती है। अच्छी ग्राहकी चल रही थी कि तभी मनोज उसके पास आया। संध्या, जल्दी से दुकान बंद कर दो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शहर में बहुत बुरी एक बीमारी फैली है और धीरे धीरे गांव की तरफ आ रही है, और सरकार ने भी सारी दुकानें और व्यापार बंद करके अपने अपने घर में रहने की सलाह दी है। ये अचानक कैसे हो गया? टोनी को मैंने अभी अभी स्कूल में छोड़ा। जाकर उसे लेकर आओ। सब अपने अपने घरों में कैद हैं और तुमने स्कूल भेजा हुआ है। मनोज की बात सुनकर हड़बड़ाकर संध्या अपने बच्चे टोनी को स्कूल लेने जा रही थी कि स्कूल की गाड़ी उनके घर के पास आ गई। चलो घर चलो बेटा। संध्या मनोज और टोनी के साथ घर चली जाती है और बचे हुए पैसे का राशन और कई सारी दूसरी चीजें, इडली का आटा और थोड़े से चावल दाल लेकर जैसे तैसे घर पहुंचती है। हमारे पास बस थोड़े ही बचे हुए राशन है। कितने दिनों तक घर में रहना है कुछ पता नहीं। हम तुम्हारे पिताजी से इस चीज की मदद क्यों नहीं ले लेते? उन्हें आयुर्वेद का इतना ज्ञान है, वो इन सब छोटी छोटी बीमारी के बारे में झट से समाधान दे देंगे। मनोज के कहने पर संध्या अपने पिताजी को फोन लगाकर सारी समस्या बताती है। तब उनके पिताजी कहते हैं, इस समस्या का समाधान मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तुम्हें बचपन से ही जड़ी बूटियों का ज्ञान है। अपने बगीचे से उन जादुई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करो
और सारे बीमार लोगों के खाने में परोस दो। अपने पिताजी की बात सुनकर तुरंत ही संध्या अपने घर में वो किताब ढूंढने लगती है और वहाँ उसे उस बीमारी का इलाज मिल जाता है। तब बड़ी खुशी के साथ अपने पति मनोज से ये बातें बताती है। पिताजी ने जो जादुई जड़ी बूटी बताई है वो हमारे बागीचे में खूब सारी है। हम इसे अपनी इडली सैंडविच में मिलाकर पूरे गांव और शहर को खिलाकर ठीक कर सकते हैं। तो देर किस बात की, हमें उस जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करना चाहिए ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। लेकिन हमारे पास कुछ ही दिनों का राशन है और अगर हमने इसे भी इस्तेमाल कर दिया तो हम आगे का क्या करेंगे? पता नहीं बीमारी कब तक रहेगी और कब तक नहीं। तुम आगे की चिंता मत करो और अपने पिताजी की बताई जादुई जड़ी बूटी इडली सैंडविच में मिलाकर लोगों को दे दो। मनोज के इतना कहते ही संध्या अपने बगीचे से जादुई जड़ी बूटी, ऐसी जड़ी बूटी जो सिर्फ केवल सिद्ध पुरुष और उनके खानदान के पास थी, उस जड़ी बूटी को तोड़कर संध्या ने अपने घर के आस पड़ोस वालों के लिए इडली सैंडविच बना दी। ये तो सिर्फ 4-5 घर के लिए है और इतने में क्या होगा हमारा। जैसे ही लोगों को पता चलेगा जादुई इडली सैंडविच है, वो अपने घर से राशन और कई सारे खाने के सामान हमें देंगे। उन सब चीजों से हम और भी बनाकर रख लेंगे। आसपास के कई घरों में संध्या और मनोज ने इडली सैंडविच बांटे। इडली सैंडविच जब लोगों ने खाया तो बिल्कुल ठीक हो गए। उनका बुखार और उनकी बीमारी झट से गायब हो गई। आपके इस बड़प्पन से हमारा बच्चा बीमारी के चंगुल से निकल गया। भगवान आपका भला करे। हमें पूरे मोहल्ले और शहर को ठीक करना है। इसके लिए हमें आपके घर का राशन चाहिए। ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी राशन की दुकान है, ये तो तुम्हें पता ही है। बस मेरी एक शर्त है कि तुम सबको जादुई इडली सैंडविच ही खिलाना। ये भी कोई पूछने की बात है? चलिए हम शुरू करते हैं। संध्या और मनोज उस औरत के राशन के दुकान जाते हैं और वहाँ जाकर इडली सैंडविच बनाने की सारी सामग्री ले लेते हैं और उससे बहुत सारी इडली सैंडविच बनाकर पूरे गांव और कस्बे को खिलाते हैं। भाग्यवान, अगर हमने इन सारे रोगियों का इलाज कर दिया तो पूरे गांव बल्कि पूरे शहर में हमारी इडली सैंडविच की दुकान मशहूर हो जाएगी और लोग आयुर्वेद उपचार अपनाने लगेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। हमें बस जादुई जड़ी बूटी इडली के अंदर डालकर उसका सैंडविच बनाना है और सारा काम हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हम काम शुरू कर देते हैं। पूरे गांव को संध्या और मनोज हर एक घरों में जाकर जादुई इडली सैंडविच देते हैं और उनसे कहते हैं, ये लीजिए हमारी इडली सैंडविच खा लीजिए। इससे आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो जाएगा और कोई भी बीमारी नहीं फैलेगी। जी मैंने बहुत सुना है इस इडली सैंडविच के बारे में और मैं ये जरूर खाऊंगा। संध्या उस आदमी को जैसे ही इडली सैंडविच देती है, वो आदमी अपने परिवार को खिला देता है और देखते ही देखते कुछ ही क्षण में उनकी बीमारी गायब हो जाती है। भगवान आपका भला करे, आप इतना नेक काम कर रहे हैं। हर एक परिवार से आपको दुआ मिलेगी। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। संध्या और मनोज खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। सारा गांव उनके जादुई इडली सैंडविच के गुणगान गाने लगता है। तुम अपने पिताजी को फोन करके धन्यवाद कह दो, उन्होंने हमें इस बीमारी से बचा लिया। मनोज की बात सुनकर संध्या अपने पिताजी को धन्यवाद कहती है और पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी इडली सैंडविच बेचने लगता है और अपना जीवन बिताने लगता है। विकासपुर नाम के गांव में घूंघट लाल अपने नौकर रमन के साथ डोसा बेचने का काम किया करता था। रमन घूंघट लाल के दुकान पर काम करता था। हमेशा घूंघट लाल रमन की गलतियों पर उसे कुछ न कुछ सुनाया करता था। पूरे विकासपुर में सिर्फ एक ही प्रसिद्ध डोसे की दुकान होने की वजह से घूंघट लाल हमेशा घमंड में रहता और तो और लोगों को मिलावट का डोसा बेचा करता। अरे भाई घूंघट लाल, अच्छा सा मैसूर मसाला डोसा परोस दो। तुम्हारी दुकान से खाए बहुत दिन हो गए भाई। हाँ हाँ बैठिए बैठिए। अरे रमन, इन भाई साहब को मैसूर मसाला डोसा दे दे, अच्छा बना कर देना, और अगर कोई गलती हुई ना तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। अरे भाई थोड़ी चटनी अच्छी देना। रमन के हाथों की चटनी बहुत अच्छी होती है।
धन्यवाद धन्यवाद। अब तो मैं आपको थोड़ी सी ज्यादा ही परोसूंगा। हाँ। रमन के चटनी और डोसा ज्यादा परोसने की बात से घूंघटलाल कहता है, अरे कैसे ज्यादा परोस दूंगा? जितना पैसा मिलता है उतने का ही डोसा और सामान देना है, उससे ज्यादा का नहीं। थोड़ी सी तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुमने तो मेरा मुनाफा घाटे में ही बदल दिया। माफ करना मालिक। रमन को खरी खोटी सुनाकर घूंघटलाल डोसे और चटनी में मिलावट करने की बात करता है। अरे हमें अब डोसे में मिलावट करनी होगी। पूरे गांव में हमारी दुकान है, इसे हम जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। चटनी में पानी और डोसे में आटा मिलाकर भी खिला सकते हैं। कम पैसे लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, लेकिन मालिक, हमें गांव वालों के साथ ऐसा करने की क्या जरूरत है? हमारा तो अपना पहले से ही व्यापार अच्छा चल रहा है। लोग बार बार हमारी चटनी और हमारा चीज डोसा खाते हैं, हमारा तो फायदा ही है। अरे इसीलिए तू ऐसा नौकर है, जरा अपनी बुद्धि से भी सोच कर देख। मालिक, आप हमेशा मेरी बुद्धि के बारे में कहते रहते हैं। पूरी दुकान मुझसे ही चलती है, क्योंकि मैं इतना अच्छा डोसा और चटनी बनाता हूँ, इसीलिए। घूंघटलाल और रमन में कहासुनी हो जाती है। रमन घूंघटलाल को मिलावट करने से रोकता है, तो घूंघटलाल रमन को अपने दुकान से निकाल देता है। अरे तुम्हें नौकरी से मैं अभी निकाल देता हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत मिल जाएंगे मुझे तुम्हारे जैसे। अरे मुझे खुद आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी, आप मेरा हिसाब आज तक का कर दीजिए। रमन मायूस होकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी रागिनी को सारी बात बता देता है। अरे तो क्या हो गया? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप अपनी खुद की एक दुकान खोल लीजिए। पूरे बिलासपुर में सिर्फ एक ही डोसे की दुकान है, और वो भी आपकी वजह से चलती है। घूंघटलाल तो बस आपसे पैसे कमा रहा था और कुछ नहीं। खुद लाख कमा के हमें बस 100 दे रहा था। अरे तुम समझ नहीं रही हो, मालिक तो मुनाफे के चक्कर में मिलावट पर उतर आए हैं। ये देखिए मैंने क्या बनाया है, छोटे छोटे बाल्टी मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैंने सोचा था कि कब तक आप डोसे की चटनी कटोरी में देते रहेंगे, लोगों को हमेशा कम ही पड़ जाती है, इसीलिए बाल्टी बना दी थी। रमन जब आंगन में जाकर छोटी छोटी बाल्टी देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। रागिनी ने उसके बारे में इतना सोचा जो था। मैंने फैसला कर लिया है, मैं और तुम मिलकर एक अपनी डोसे की दुकान खोलेंगे। थोड़े पैसों की जरूरत होगी, मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लूंगा। सब कुछ नया करना होगा, आप जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए, और समस्या पैसों की भी तो है। रमन अपनी समस्या लेकर गांव के सबसे बड़े जमींदार के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें जाकर बता देता है। अरे आओ आओ रमन आओ, अरे कई दिनों बाद दिखाई पड़ रहे हो। कैसा चल रहा है घूंघटलाल का व्यापार? जी मैंने उनकी दुकान छोड़ दी और मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करने आया था। हाँ कहो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं खुद की डोसे की दुकान खोलना चाहता हूँ। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए मुझे हर महीने कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जब तक सारे पैसे तुम लौटा नहीं देते तब तक। रमन जमींदार की सारी शर्तें मानकर उनका कहना मान जाता है और वहाँ से कुछ पैसे लेकर वो अपनी खुद की दुकान शुरू कर देता है। आज हमारे दुकान का पहला दिन है, मुझे तो घबराहट हो रही है कि सब कुछ कैसे होगा। अरे हमारा सब अच्छा ही होगा, हमने सबका अच्छा किया है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विकासपुर के लोगों को जब पता चला कि रमन ने अपनी खुद की दुकान खोल ली है तो सारे घूंघटलाल के ग्राहक रमन की तरफ आने लगे, और तो और पहले ही दिन बहुत अच्छी कमाई हुई। लोगों की भीड़ देखकर रमन के चेहरे की रौनक ही बढ़ गई। अरे रमन भैया चटनी दो यार, हमेशा कम देते हो। जी जी अभी दे रहा हूँ। रागिनी जो बाल्टी तुमने आंगन में रखी थी ना, उसे लेकर आ जाओ, सारी की सारी। लोगों को रमन की डोसे और चटनी इतनी पसंद आती कि वो लोग दोबारा ले लेकर खाते थे। रमन ने तरकीब लगाई, रागिनी के बनाए हुए छोटे छोटे बाल्टियों में चटनी देना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के पास एक बार में ही अच्छी खासी चटनी आ जाती
और वो अपना चीजी बाल्टी डोसा खूब एंजॉय करते। घूंघट लाल ने अपने दुकान पर गांव के ही एक आदमी को काम पर रख लिया और उसे ही मिलावट का डोसा और चटनी बेचने को कहता। अरे एक तो हमारा मुनाफा पहले से ही बहुत कम हो गया और तुम हो कि धीरे धीरे हाथ चला रहे हो। जल्दी जल्दी काम करो। अरे कोई दुकान पर आता तो है नहीं, पूरा विकासपुर रमन के हाथ से चीज बाल्टी डोसा खाने लगा है। अरे तुम भी कुछ ऐसा ही आविष्कार करो जिससे हमारी दुकान फिर से चलने लगे। कई कोशिशों के बाद भी घूंघट लाल की दुकान नहीं चलती और एक दिन मिलावट का डोसा खाने की वजह से विकासपुर के जमींदार के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, जो डोसा उसने घूंघट लाल के यहाँ खाया होता है। जमींदार हड़बड़ी में अपने घर जाता है और वहाँ जाकर अपने बेटे को बेड पर तड़पता देखता है। अरे 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 ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें क्या हो गया बेटा? मैंने कुछ ही देर पहले घूंघट लाल के यहाँ का डोसा खाया था। मैंने सोचा कि कोई उनके दुकान पर नहीं जाता है तो मैं चला गया। मैंने गलती कर दी। डॉक्टर अंकल को बुलाओ। अपने बेटे की गंभीर हालत देखकर जमींदार घूंघट लाल के दुकान पर जा पहुंचता है और उससे जाकर गुस्से में कहता है, तुम्हारी खैर नहीं, आज या तो तुम रहोगे या मैं। तुम्हारा डोसा खाने के बाद मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे मुझे माफ कर दीजिए जनाब, बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मिलावट और सस्ता सामान अब मैं कहीं नहीं बेचूंगा। ये सारी चीजें तुम पुलिस को जाकर बताना। अब चलो मेरे साथ। जमींदार घूंघट लाल को पुलिस के हवाले कर देता है। वहीं कुछ ही महीनों बाद रमन सारे पैसे जमींदार को लौटा देता है और उनके बेटे को आराम करने की सलाह देता है। खुशी के कारण रमन पूरे घर के लिए चीजी बाल्टी डोसा लेकर जाता है और जमींदार ने जो उसकी मदद की थी उसका शुक्रिया अदा करता है। रागिनी और रमन का व्यापार बहुत तेजी से चलने लगता है और वहीं घूंघट लाल को उसके लालच की सजा मिल जाती है।